हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गृह शिल्प विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वृद्धि निगरानी, प्रतिरोधक क्षमता और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान की थी और आज हम लोग कुपोषण और कुपोषण से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कुपोषण हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। अब है कुपोषण के प्रकार। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अति कुपोषण। जब हमारे आहार में पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, यानी जितनी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर उनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो वह अति कुपोषण कहलाता है। नंबर 2 है अल्प कुपोषण। जब हमारे आहार में पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, यानी पोषक तत्वों की मात्रा कम रहती है, तो हम अल्प कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब है कुपोषण के कारण। कुपोषण के कई कारण होते हैं, जैसे अपर्याप्त भोजन, यानी बच्चे को भरपेट भोजन न मिलने के कारण भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। नंबर 2 अनुपयुक्त भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में ना हो। नंबर 3 जागरूकता की कमी। अज्ञानता के कारण बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं, पोषक तत्वों का महत्व कौन सा है और उन्हें अपने आहार में किस प्रकार सम्मिलित कर सकते हैं। अस्वच्छ वातावरण, यानी साफ सफाई न करना, अस्वच्छ जगह पर शौच करना, इस सब के कारण भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। गरीबी के कारण बच्चे को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट। भोज्य पदार्थों में कई प्रकार की मिलावट की जाती है, जिससे भोज्य पदार्थों में जो वास्तविक रूप से पोषक तत्व होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। अतिपोषण व जनसंख्या वृद्धि। अतिपोषण यानी पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्व गुण व मात्रा में आवश्यकता से अधिक हों, तो वह अति कुपोषण कहलाता है। फिर है जनसंख्या वृद्धि। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर सभी सदस्यों को संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो पाता है और वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुपोषण से होने वाले रोग। कुपोषण से कई प्रकार के रोग होते हैं। पहला है क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोरकर मुख्य रोग है। इस रोग में बच्चे की शरीर की वृद्धि रुक जाती है, यानी उनका जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। उन्हें भूख कम लगती है, उनके शरीर पर सूजन आ जाती है, बाल रूखे तथा चमक रहित हो जाते हैं, उनकी त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसका उपचार है। क्वाशियोरकर रोग का जो मुख्य कारण होता है वो है प्रोटीन की कमी का होना। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब उन्हें क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है। नंबर 2 है सूखा रोग, यानी रिकेट्स। शरीर में जब कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में सूखा रोग, अस्थि दुर्बलता या रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्व हमारी हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने
एवं उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं, यानी जब बालक का शारीरिक विकास तेजी से हो रहा होता है, तो उसे अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिजों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बच्चे का जो विकास है यानी शारीरिक विकास है वो कम हो जाता है। शरीर अत्यंत दुर्बल यानी कमज़ोर हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग ना हो इसके लिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसका उपचार है कि सूखा रोग होने पर शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होता है। अतः इन तत्वों की पूर्ति हेतु हमें दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल तथा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दैनिक आहार में हमें दूध तथा दूध से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सम्मिलित करना चाहिए। ये दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे दही है, पनीर है आदि। कैल्शियम और फास्फोरस का प्रभाव विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है। अतः जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है उन्हें विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। कुपोषण से बचाव के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के माध्यम से लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। अब है रक्ताल्पता यानी एनीमिया। यदि किसी बालक के भार का परीक्षण करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि जो बालक का भार है यानी वजन है वो आवश्यक भार से कम है, यानी बच्चे की उम्र के हिसाब से अगर बच्चे का वजन कम है, बच्चा आलसी और सुस्त है तथा चेहरे से पीलापन झलक रहा हो, तो निश्चित ही वह रक्तक्षीणता, रक्ताल्पता का शिकार है, यानी उसको एनीमिया रोग हो गया है। इस रोग में लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। जो स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त को लालिमा देता है। रक्ताल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। रक्ताल्पता के कारण शरीर से किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना, यानी किसी अंग में चोट लग जाने के कारण अधिक मात्रा में खून बह जाते हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। नंबर 2 है दूषित पेयजल, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी अस्वच्छता के कारण भी पेट संबंधी संक्रमण हो जाता है, जिससे मल के रास्ते खून आने लगता है। रक्ताल्पता के लक्षण हैं पैरों में सूजन आ जाती है, आँखों की नीची पलक के अंदर के हिस्से सफ़ेद और फीका पड़ जाता है, नाखूनों एवं जीभ का सफ़ेद और फीका पड़ना, प्रतिदिन के कार्य करने में व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करने लगता है, शरीर आलसी व अस्वस्थ महसूस करने लगता है, भूख कम लगने लगती है। रक्ताल्पता यानी एनीमिया का उपचार है तुरंत डॉक्टर से परीक्षण द्वारा रक्ताल्पता के जो कारण हैं उनको खोजना चाहिए। मौसमी हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए हमें लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए, यानी हरी सब्जियां खानी चाहिए। नंबर 4 है थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, यानी आराम करना चाहिए। हमारे आसपास का जो वातावरण हो
वो स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और हमें प्रतिदिन संतुलित आहार लेना चाहिए। नंबर 5 है साफ सफाई रखना और खुले में शौच ना करना। लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण होता है। यह हमारे शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है। इसकी 70% जो मात्रा होती है वो रक्त में, हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा हमारे यकृत, वृक्क तथा अस्थि मज्जा में होती है। शरीर में लौह तत्व की दैनिक जो आवश्यकता होती है वो 1 से 20 वर्ष तक के लोगों में 15 से 20 मिलीग्राम, प्रौढ़ पुरुष और स्त्रियों हेतु 20 मिलीग्राम, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 40 मिलीग्राम और दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं के लिए 30 मिलीग्राम तक इनकी आवश्यकता होती है। सेब, विशेष रूप से उनका छिलका, शहद तथा अनार हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। धन्यवाद।